हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ्स। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लास 11th का पहला टॉपिक सेट्स को डिस्क्राइब करूंगा। इस चैप्टर में हम सेट्स का डेफिनेशंस देखेंगे, सेट्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम सीखेंगे कि सेट्स को कैसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दो तरीके होंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ये पहला चैप्टर सेट्स। और मैं बता दूं कि मेरा ये चैनल आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के आर्यस अग्रवाल के बुक को कवर कराएगा। सो यदि आप आर्यस अग्रवाल के बुक को पढ़ना पसंद करते हो और आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर सेट्स क्या है। तो पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि सेट्स का डेफिनेशंस बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है। A set is what? A well defined collection of object. A well defined collection of object। देखो, एक well defined collection of object का मतलब क्या हुआ, यहाँ object का मतलब क्या हुआ। object यहाँ पर कोई person हो सकता है, कोई letter हो सकता है, कोई number हो सकता है, नाम हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट को या कुछ पीपल्स को आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास तरह के रूल्स में अरेंज करते हो तो उसे हम सेट्स कहते हैं। यानी कि सेट्स का हर एक मेंबर एक रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। एक खास रूल के अकॉर्डिंग अगर वो चलता है, जितने भी मेंबर्स एक खास रूल्स को फॉलो करते हैं तो उसे सेट्स कहेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स से इसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम्स के जितने भी प्लेयर्स अभी करेंटली खेल रहे हैं, 11 मेंबर्स का जो टीम होगा उसे आप सेट्स बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपके स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक खास तरह के ग्रुप बना रहे हैं जो एक पार्टिकुलर स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इज अ वर्ड एग्जाम्पल ऑफ सेट। एक और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो स्टेशनरी आइटम। जैसे स्टेशनरी आइटम मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, प्रोटेक्टर है, नोटबुक है, बुक है। सो जितने भी स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, ये एक सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखो ज्वेलरी के बहुत सारे सेट्स होते हैं, नेकलेस हो गए, ईयररिंग हो गए, बैंगल्स हो गए, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, जो जनरली एक सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो कुछ और एग्जाम्पल से, बुक के ही कुछ और एग्जाम्पल से सेट्स को हम ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश करें, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल बुक्स में आप देख रहे हो वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कंटेन 5 लेटर्स। ओके, दीज आर व्हाट, AEIOU। पता है आपको इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट 26 है, उसमें 5 जो है वो वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वॉवेल्स क्या है, AEIOU। आप किसी से भी पूछोगे यही 5 जवाब आपको मिलेगा। यानी कि ये जो AEIOU जो रिजल्ट आ रहा है वॉवेल्स बोलने पे, ये जो मेंबर्स निकल रहे हैं वो वेरी नहीं करता, वो सभी पर्सन के लिए सेम है। यानी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट नहीं है, सेम है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ सेट। चलिए एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखो, नेचुरल नंबर और ऑड नंबर। देखो, ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ कि ऑड होंगे। ऑड नंबर किनको कहते हैं पता है, ऑड नंबर उनको कहा जाता है जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। और नेचुरल कहने का मतलब आपको पता है, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन्फिनाइट नहीं जाना है, हमें 1 से स्टार्ट होना है और 10 तक के बीच में आना था। ऐसे कितने नंबर हैं तो आप देखोगे ऐसे 5 नंबर हैं। वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर मिला इसको आप क्या बोल सकते हो, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सेट्स। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इसे और उसके बाद उसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, लेस देन 20। तो प्राइम नंबर जनरली क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जनरली जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होगा और दूसरा 1। यानी कि वो केवल खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है। ऐसे नंबर्स को हम जनरली क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 20 के नीचे ऐसे कितने नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 19। ये क्या एक वेल डिफाइंड ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और कैसे प्राइम नंबर हैं, बिलो 20 है। तो इस तरीके के कलेक्शंस को आप क्या कहोगे, सेट्स कहोगे।
एक और एग्जांपल आप पकड़ते हैं जो सेट्स को डिफाइन कर रहा है, जैसे ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली दो जीरोज होते हैं, जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, बात एक ही है। तो दो रूट्स होते हैं। कौन कौन से रूट्स हैं यहाँ पर? अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो दो रूट्स आपको क्या मिलेगा, -2 एंड -2 एंड 3, नॉट माइनस, -2 एंड 3, यहाँ दो रूट्स हो गए। तो यहाँ पर -2 और 3 दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक खास तरह के ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। कैसे ग्रुप है ये? तो ये रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 जैसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट वाई इट इज कॉल्ड अ सेट। एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, देखो इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, है ना। इन सब का अगर एक नाम का कलेक्शन बनाओ तो एक ग्रुप तैयार हो जाते हैं, और उस ग्रुप को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो जनरली किससे बिलोंग करें? इंडिया से, ठीक है। ऐसा कौन कौन सी नदियां हो सकती हैं? तो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है, सिंधु है, यमुना है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी नदियों का एक ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो जितनी भी नदियां हैं जो केवल इंडिया से बिलोंग करती हैं, कहाँ से? इंडिया से बिलोंग करती हैं, उनका अगर एक कलेक्शन बना लो तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिसाइड करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है? एक तरीके का क्या है? सेट्स है। नेम ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इज व्हाट? इज अ वेल डिफाइंड सेट्स, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि सेट्स, हमने 5 एग्जाम्पल देखे। इन 5 एग्जाम्पल में हमने जनरली ये देखा कि ये सेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके का एक सेट्स बना रहे हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं जो ग्रुपिंग तो होगा, जो ग्रुप तो बनाएंगे बट किसी खास पैटर्न या किसी खास रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, इसलिए हम उनको सेट्स नहीं कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। अगर आप पहले एग्जाम्पल्स पे आ जाओ तो द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। देखो 5 मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ ग्रुप बन सकता है टैलेंटेड का, लेकिन ये टैलेंटेड जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। मतलब कि जिसे आप टैलेंटेड मान रहे हो सकता है वो उसे मैं टैलेंटेड ना मानूं, या जिसे आप टैलेंटेड बोल रहे हो आपका फ्रेंड उसे टैलेंटेड नहीं मान। जो राइटर आपके लिए टैलेंटेड है मेरे लिए नहीं हो सकता है उसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, उसने जो नॉवेल्स लिखे आपने पढ़ा आपको अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो मेरे लिए टैलेंटेड नहीं रहा। यानी कि यहाँ पर टैलेंटेड को डिसाइड करने का कोई रूल नहीं है ना। दैट इज वाई इट इज नॉट अ सेट। इसको डिसाइड करने का कोई रूल नहीं है, तो ये टैलेंटेड पर्सन होना या टैलेंटेड राइटर होना इसको आप सेट्स नहीं बोल सकते हो, इस ग्रुप को सेट्स आप नहीं बोल सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड इज नॉट अ सेट्स, ठीक है। देखो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब मोस्ट डेंजरस तो हो सकते हैं, कुछ बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट डेंजरस का कोई डेफिनेशन नहीं होता। तो इस केस में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि एनिमल्स, कौन सा एनिमल मोस्ट डेंजरस है और कौन सा लेस डेंजरस है, ठीक है। तो इसे भी आप एक वेल डिफाइंड सेट्स नहीं बोल सकते हो, ठीक है। चलिए फिर और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे और समझते हैं। यानी हमने 2 सेट्स पढ़ा। पहला पढ़ा मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये सेट्स नहीं हो सकता। मोस्ट डेंजरस, ये भी सेट्स नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर रिनाउंड मतलब फेमस, रिनाउंड का मतलब क्या होगा? फेमस मैथमेटिशियन। इस टर्म्स को भी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो कि रिनाउंड मैथमेटिशियंस कौन है वर्ल्ड के 5 मोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन भी नॉट वेल डिफाइंड है, तो हम इस एग्जांपल्स को भी एक सेट्स नहीं कह सकते, ठीक है। आइए लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं बुक में जो दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट्स। देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया अगर इंडिया में ढूंढने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और होगा, और कोई किसी दूसरे बंदे से अगर पूछोगे तो उसके लिए भी ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कुछ और होगा। सो ब्यूटीफुल गर्ल्स का होना
ये एक वेग है, वेग मतलब अस्पष्ट है ना, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, चलिए अभी और कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे रिच पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मेन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे टर्म्स, जब भी आप सुनना तो उसे क्या कर देना, दे आर नॉट अ वेल डिफाइंड ग्रुप, इसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ खास देख सकते हो, जैसे ब्लाइंड पर्सन, डम पर्सन, इलिटरेट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन। ठीक है, इन सब के वर्ड्स, ऐसे ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स अगर आपको सुनाई दे तो उसे आप सेट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो अब तक हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जाना कि हम सेट्स कैसे कैसे ग्रुप को आप सेट्स कह सकते हो और कैसे ग्रुप्स को सेट्स नहीं कह सकते। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम सेट्स को जनरली डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जनरली सेट्स को डिस्क्राइब करने का तरीका अब हम आगे सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सेट्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक सेट्स को जनरली कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो सेट्स को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला आप देख सकते हो रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको टेबुलेशन मेथड्स भी कहा जाता है। और दूसरा जो तरीका है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। याद कर लीजिए, दो मेथड्स के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म और दूसरा मेथड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, हम दोनों मेथड्स को सीखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड्स की। तो अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। हम हर एक मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमाज, और उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए देखते हैं, जहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। तो देखो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 1 के टेबल में 24 बार में, 2 के टेबल में 12 बार में, 3 के टेबल में 8 बार में, 4 के टेबल में 6 बार में। तो ये टोटल 8 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं जो 24 के क्या है, फैक्टर्स हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 और ब्रेसेस को कर देंगे क्लोज्ड। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। B इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पर 50 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो 50 और 70 के बीच में टोटल यहाँ पर 4 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। वो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 53, 59, 61 एंड 67। ये सारे के सारे क्या है, एक प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कैसे प्राइम नंबर, जो 50 और 70 के बीच से बिलोंग करते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। B इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 53, 59, 61, 67 और ब्रेसेस को कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म में इस सेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए सी में देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सी नंबर में बोला गया है कि सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11/2। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर होते हैं और परफेक्ट होने चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेशनल फॉर्म में है, -3/2 और -11/2 के बीच में टोटल कितने इंटीजर्स आ सकते हैं, -1, 0, 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जनरली किन के बीच के हैं, -3/12 एंड 11/2 के बीच के हैं। सो इसको लिखने का तरीका होगा, हम लिखेंगे C इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ब्रेसेस को कर देंगे क्लोज। अब आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। D इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं पता है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स। टोटल 26 अल्फाबेट्स में 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, और 20 होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। और ये सारे कॉन्सोनेंट कैसे हैं, ये प्रिसाइड करते हैं K को, यानी K के पहले आने वाले, K के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ऑल कॉन्सोनेंट प्रिसाइडिंग K आर B C D F G H J।
बी सी डी एफ जी एच जे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर B कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जे, ब्रेसेस को कर दीजिए क्लोज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E इज इक्वल टू सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो इसकी स्पेलिंग दी हुई है TRIGONMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। देन ट्रिग्नोमेट्री को अगर यहाँ पर देखा जाए तो जब हम इस सेट को जनरली रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, तो यहाँ उन लेटर्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो 2 या 3 बार आए हैं। जो 2 या 3 बार आए हैं उनको एक ही बार रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर TRIGONM कॉमा E कॉमा Y। देखो सबके बीच में कॉमा भी डालना था, हमने कॉमा भी डाला हुआ है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पर जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में T 2 बार आया है तो आपको 2 बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे O 2 बार आया है तो O को एक ही बार लिया गया है। यानी कि अगर किसी सेट्स में, जब किसी सेट्स को आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो अगर कोई एलिमेंट 2 टाइम आता है तो उसको 2 टाइम नहीं लिखा जाता, उसको केवल 1 टाइम ही लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ इज द सेट ऑफ ऑल मंथ हैविंग 30 डेज। तो देखो टोटल 12 मंथ्स होते हैं और 12 मंथ में 4 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें केवल 30 डेज होता है। वो मंथ्स कौन कौन से हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो एफ इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर लिखना है आपको अप्रैल कॉमा जून कॉमा सितंबर कॉमा नवंबर, ब्रेसेस क्लोज। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में हम जनरली सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं जिसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म जनरली क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म का अगर आप देखोगे तो अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, इस तरह के मेथड्स में जब हम सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, we list the property or properties of satisfy all the elements of the sets। ठीक है, हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक सेम प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी ये आपने पढ़ा है कि सेट्स जनरली ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप होते हैं जो एक खास रूल को फॉलो करते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, उस रूल को ही वहाँ पर राइट कर देते हैं। ये प्रैक्टिस करते हुए आप इसको भी सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चंस पर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है जो जनरली रोस्टर फॉर्म में है और उस रोस्टर फॉर्म को हमें क्या करना है, चेंज करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो पहले हमें प्रॉपर्टी को पहचानना पड़ेगा। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये सारे नंबर जो हैं वो एक नेचुरल नंबर के ग्रुप को बिलोंग करता है और ये ऐसे नेचुरल नंबर है जिनकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 7 पे एंड हो रही है। यानी सारी के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो 8 से छोटा है। तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, a इज इक्वल टू सेट ऑफ x। इसको कैसे पढ़ेंगे, a इज इक्वल टू सेट ऑफ x और वेयर, इसको आप पढ़ोगे वेयर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने भी x हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड x इज लेस देन 8 और x की जो वैल्यू है वो 8 से छोटी है। तो इस तरीके से हमने रोस्टर फॉर्म में दिए हुए एक सेट्स को टेबुलर फॉर्म में, सॉरी नॉट टेबुलर, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राइट द सेट बी, राइट द सेट बी 1, 2, 4, 7, 14, 28 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो फिर से आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ डेटा है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे आप, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी प्रॉपर्टी पहचानते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, फैक्टर ऑफ 28 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बी द सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 28। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे बी इज इक्वल टू एक्स वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, सारे एक्स एन को बिलोंग कर रहे हैं और ये एन जो है, एक्स जो है 28 के फैक्टर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी is the set of x where all x belongs to what
फैक्टर ऑफ 28, फैक्टर ऑफ 28 ये भी डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ 28 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द सेट डी -6 -2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि राइट दिस सेट सी इज इक्वल टू 2 4 8 16 32 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और ध्यान से अगर आप उसको देखोगे तो इन सब के ऊपर ये सारे 2 के बेस वाले नंबर हैं जिनका पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। जैसे अगर आप 2 को देखो तो ये 2 पे पावर 1 का है ना। अगर 4 को देखो तो इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हो। अगर आप 8 को देखो तो इसको 2 पे पावर 3 लिखा जा सकता है। अगर आप 16 को देखो तो ये इसको 2 पे पावर 4 लिखा जा सकता है। अगर आप 32 को देखो तो ये 2 पे पावर 5 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, सारे नंबर 2 बेस वाले हैं और इनका पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चल रहा है। तो हम ये तो हम समझ चुके हैं कि ये जनरली 2 पे पावर n वाले नंबर हैं, ठीक है। जहाँ n क्या है, कोई नेचुरल नंबर होगा, है ना, जिनकी वैल्यू 1 से 5 तक होगी। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे C इज इक्वल टू सेट ऑफ x वेयर ऑल x बिलोंग्स टू 2, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपसे बोला गया है राइट द सेट D इक्वल टू -6 -4 -2 0 2 4 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो अभी आप देख रहे हो ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, -6 से 6 के बीच के जितने भी इवन नंबर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली कोई भी इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, 2 × n के फॉर्म का होता है, ठीक है। यानी 2 का मल्टीपल होता है और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हो -3 से 3 के बीच में वैरी कर रहा है और -3 और 3 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, लिखोगे D इज इक्वल टू सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड n की जो वैल्यू होगी वो -3 के इक्वल भी हो सकती है, -3 से बड़ी होगी बट ये 3 के इक्वल होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है। तो -3 और 3 के बीच में होगी और यहाँ पे हमें -3 और 3 दोनों को इंक्लूड भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट द सेट E इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमें पहले इनकी प्रॉपर्टी को पहचानना है। तो हम देख सकते हैं ये सारे के सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है जी, 3 का मल्टीपल है। और ये जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से क्या है, बड़ी है। लेकिन अगर इसको देखा जाए 6 से छोटी होगी या 6 के इक्वल होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, E इज द सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज इक्वल टू 3n, इट्स मीन मल्टीपल ऑफ 3। 3n का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 3 वेयर स्मॉल n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और ये स्मॉल n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी बट 6 के इक्वल या 6 से छोटी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। 6 नंबर में f इज इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी पहचानिए। आप ध्यान से देखो, लिख सकते हो n/n+1। जैसे देख सकते हो ऊपर 1 है तो नीचे 2 का मतलब n+1, ठीक है। फिर 2/3 इसको भी आप लिख सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, 2/2+1, 2/3 को आप यही लिखोगे। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे 3/4 का मतलब हो गया 3/3+1। तो एक तरीके से ये सारा पैटर्न, जितने भी नंबर्स हैं वो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये पैटर्न क्या है, n/n+1, जहाँ स्मॉल n क्या है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और स्मॉल n की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल हो सकती है बट इसकी वैल्यू 8 के क्या होगी, छोटी होगी या 8 के इक्वल होगी, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, g इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। g इज इक्वल टू कितना दिया, 1 3 5 7 9 एंड 11।
इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहचानिए, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सारे नेचुरल नंबर भी हैं। तो G इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, है ना। ये क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, G इज इक्वल टू एक्स वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ ऑड नंबर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला क्या गया है, राइट द सेट H इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 4 9 16 25 36 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है इसको। तो पहचानिए प्रॉपर्टी, पहचानिए प्रॉपर्टी। देख रहे हो ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे ये 1 का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 5 का स्क्वायर, उसको 6 का स्क्वायर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे H इज द सेट ऑफ X वेयर ऑल X बिलोंग्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। अब क्वेश्चंस कुछ हम और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हमें क्या करना है, एक साइड रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, दूसरे साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और हमें जो ऑप्शन सही है उसको मैच करना है। जैसे 23 एंड 29, तो 23 एंड 29 जो है दोनों प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों प्राइम नंबर 20 से 30 के बीच में लाई करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 29 एंड 23 एंड 29 आर द सेट ऑफ एक्स वेयर ऑल सेट इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन 20 बट इट विल बी लेस देन 30। ठीक है, अच्छा BETR, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे बेटर के लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है ये सेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पहले भी बोला था कि जब आप रोस्टर फॉर्म में किसी सेट्स को सजाओगे तो जब कुछ लेटर्स, ठीक है, रिपीट होंगे तो उनको एक बार ही रखना है। ठीक है, अब देखो 3 9 27 81 एंड 243, 3 का पावर 1, 9 को लिख सकते हो आप 3 पे पावर 2, ठीक है, 27 को लिख सकते हो 3 पे पावर 3, 81 को लिख सकते हो 3 पे पावर 4 और 243 को लिख सकते हो 3 पे पावर 5। तो ये सारे नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 पे पावर n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ n जो होगा स्मॉल n वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और इनकी जो वैल्यू होगी n की वैल्यू 1 के इक्वल भी होगी, 1 से बड़ी भी हो सकती है और 5 से इक्वल भी होगी और या 5 से छोटी हो सकती है। और लास्टली एक बच गया 8 27 64 125 216। ये सारे के सारे नंबर क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। उसी तरीके से 3 का क्यूब क्या होगा, 9 होगा। उसी तरीके से 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। उसी तरीके से 5 का क्यूब क्या होगा, 125 और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। यानी कि ये सारे सेट्स x को बिलोंग कर, इस सेट्स को बिलोंग कर रहा है, जहाँ इसको आप क्या पढ़ोगे, x इज द सेट ऑफ x वेयर ऑल x इज इक्वल टू NQ एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, यहाँ स्मॉल n कैपिटल N से बिलोंग करता है और n की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से बड़ी होगी बट इसकी वैल्यू 6 के इक्वल या 6 से छोटी होगी। तो इस तरीके से हमने RS अग्रवाल के बुक से जितने भी एग्जाम्पल्स थे, सेट्स का जो पहला टॉपिक था हमने पढ़ा सेट्स क्या होता है। तो सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। एक है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम जनरली क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट उनको ब्रेसेस के अंदर राइट कर देते हैं और ब्रेसेस में राइट करने के बाद हम क्या करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस में रखने के बाद क्लोज कर देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली सारे एलिमेंट्स, क्योंकि आपको पता है सेट्स एक खास तरीके की प्रॉपर्टी रूल्स को फॉलो करेगा। सेट्स तभी सेट्स है जब उसके सारे एलिमेंट एक खास प्रॉपर्टी को क्या करे, फॉलो करे। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को जो पहचानते हैं और उसे एक ब्रेसेस में उसे हम एक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने अभी तक सीखा कि किस तरीके से लिखते हैं, और भी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगली टॉपिक जो होगी हम जनरली क्या करेंगे, अगली टॉपिक में हम एक्सरसाइज 1
1A को कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। टोटल क्वेश्चंस को हम इसको करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम मिलते हैं आपसे।